नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मूर्ख बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। उसका विरोध करिए, कितने लोग तैयार हैं? यदि आपके साथ वो एचएससी बंद नहीं होगा। थैंक यू सर। एचईसी के कर्मचारी और ऑफिसर्स आज धरने पर बैठे हुए हैं, जो कहीं कि एक जुलूस की शक्ल में यहाँ पर एचईसी कॉर्पोरेशन के सामने मौजूद है और यहाँ पे विधायक राजेश कच्छप जी भी मौजूद है। सर, क्या कहेंगे इन लोगों की मांगों को लेकर? नहीं, इन लोगों की मांग को लेकर के मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि एचएससी कैसे बचेगा, एचएससी में काम करने वाले लोगों का पेट कैसे चलेगा। आप एचएससी एक हमारा मातृ उद्योग है, आप इस प्रकार से उसको असहाय निसहाय नहीं छोड़ सकते हैं। आपको एचएससी को चलाना पड़ेगा। एचएससी को बैठाने के लिए ना जाने कितने लोग बेघर हुए हैं। आपको उसका सम्मान करना, उस आत्मा को आपको याद करना पड़ेगा। एचएससी आपके बाप की पूंजी नहीं है कि आप जैसे चाहें आप वैसे कर सकते हैं। एचएससी ने क्या नहीं दिया? एचएससी ने आपको रॉकेट बना करके दिया, एचएससी ने आपको युद्ध सामग्री बना के दिया। एचएससी आपको क्या नहीं दिया, मैं इसको जानना चाहता हूँ। आपको जो दिया, आपसे तो लिया कुछ नहीं। और जब एचएससी को देने की बारी आई तो आप पीछे हट रहे। केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि आप यहाँ पे फंड उपलब्ध कराएं। यहाँ उद्योग मंत्रालय का जिम्मेवारी है, हर कुछ को प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता है। कुछ चीज़ को जो संस्थागत चीज़ है उनको आपको बचा के रखना पड़ेगा। आने वाले दिन में मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात कर रहा हूँ कि एचएससी कैसे हमारा बचेगा, इस दिशा में आप पहल करें। सर, एक सवाल है कि अभी आपने कहा कि स्मार्ट सिटी बंद करने की बात अभी कही आपने। स्मार्ट क्या है? स्मार्ट सिटी कौन? आप स्मार्ट नहीं है? कौन रहेगा स्मार्ट सिटी में? सिर्फ अधिकारी और यहाँ पे बड़े बड़े अफसर जो लुटेरा रहेंगे। कौन रहेगा यहाँ पे? आप इन लोगों के साथ है ना? मैं कभी भी नहीं हूँ, मैं कभी समर्थन नहीं करता स्मार्ट सिटी का। मैं समर्थन करता हूँ एचएससी के विस्तार का। एचएससी का विस्तार करिए, एचएससी का क्वार्टर बनाइए, आप एचएससी के लिए स्कूल बनाइए, आप एचएससी के लिए हॉस्पिटल बनाइए। मैं उसका समर्थन करता हूँ। मैं स्मार्ट सिटी का कभी समर्थन नहीं करता हूँ। ना ही यहाँ जितने भी यहाँ पे जो एचएससी का जमीन पे नए संस्थागत चीज आपको यहाँ पे माननीय न्यायालय को लाने की क्या आवश्यकता थी? आप यहाँ पे विधानसभा लाना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे विधानसभा बैठा दिया। आप यहाँ पे वो गेल बैठा दिया, आपने यहाँ पे क्या बैठा दिया? कितने लोगों को लाभ होगा? आपने सीएसएफ को मैं इनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे क्षेत्र पे अतिक्रमण भी नहीं होना चाहिए। एचएससी की जमीन पर अतिक्रमण भी नहीं हो रहा। बहुत जगह है, आप एक्वायर करिए। सर, एक सवाल यह है कि हेमंत सोरेन ने, जो मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार में भी हैं, एक जल्द ही एक उद्घाटन किया है प्रोजेक्ट का, और भी एचएससी के जमीन पर ही, या फिर 11 मंत्रियों का जो घर बन रहा है वो भी यहीं पे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा इस मामले पे, और मैं इनको कहना चाहूँगा, ठीक है, आपको अगर आपके पास में ज़मीन है, आप एचएससी को बेचने मत दीजिए ज़मीन, आप टेक ओवर करिए, उसके बाद जो बनाना है करिए, लेकिन एचएससी कैसे चलेगा इस पर भी मंथन करिए। अच्छा, तो 11 मंत्रियों के लिए आवास भी बन रहे हैं यहीं पे। आदमी रहेगा तो आवास तो बनबे ना करेगा। प्रोजेक्ट भी तो आपका यहीं पर है, एचएससी पे प्रोजेक्ट भी तो यहीं पर है। मतलब कि एचएससी को अगर बचाना है तो इसका जमीन भी तो रहना चाहिए। एचएससी का जमीन मैं क्यों कर रहा हूँ? स्मार्ट सिटी का मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ? मैं तमाम चीज़ का विरोध कर रहा हूँ। मैं खुद एमएलए हूँ। मैं इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं वार्ता जरूर करूँगा कि समझना पड़ेगा कि एचएससी में आप टेक ओवर कर लीजिए एचएससी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विकास पुरुष हैं और सक्षम हैं, आप भावना को समझते हैं। देखिए, भाजपा के लोग भावना को नहीं समझेंगे, भाजपा के लोग सिर्फ पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे। ठीक है, हमारा जब सरकार था, ये तो नेहरू जी का देन है, हमारा जब सरकार था केंद्र में, यूपीए का पैकेज दिया गया है, एचएससी को बचाने का काम किया गया। आज क्या हो रहा है? आज सांसद और जितने हैं यहाँ पे मंत्री हैं झारखंड के जो केंद्र में बैठे हो, सब गूंगा और बहिरा बन करके बैठे हो। ऐसे नहीं चलेगा। आपको जवाबदेही लेना पड़ेगा, और नहीं लीजिएगा तो जनता को फिर जवाब देना पड़ेगा। मानते नहीं कि सभी की जवाबदेही है? मैंने कहा, मैं आया तो यहाँ समर्थन देने के लिए, सरकार का एक हिस्सा हूँ, विधायक हूँ। मैं आया कि नहीं आया? मैं क्यों समर्थन में आया? मैं समर्थन में आया इसलिए आया, एचएससी के साथ मुझे प्यार है। धन्यवाद सर। के लोगों के साथ प्यार। चलिए, धन्यवाद सर। यहाँ पे और लोग हैं, यहाँ पे इनसे भी बात करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आप यहाँ पे मौजूद हैं, कर्मचारी हैं? जी, कर्मचारी।
विधायक जी आपके पास आए हुए थे, ये समर्थन किए, आप इनकी बातों से सहमत हैं? बिल्कुल 100% सहमत है उनकी बातों से, और एचईसी को हर हाल में बचाना है। किस तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है? एचईसी को यहाँ सबसे पहले तो यहाँ पे कर्मचारी और अधिकारीगण का 10 महीना और 13 महीने का वेतन नहीं मिला, और सबसे बड़े यहाँ के वेतन में ये वेतन कमी है। हाँ, और अस्थायी सीएमडी का भी नहीं है, जिसके कारण ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप अफसर हैं, आखिर आपको क्यों सड़कों पर आना पड़ रहा है? सर देखिए, पेट में जब भूख लगती है ना, तो रोड क्या, घर से पहले निकलते हैं, कमाने के लिए निकलते हैं, रोड पर आना पड़ता है। तो हम लोग भी क्या किए हैं, रोड पर आए हैं सिर्फ पेट को, भूख को शांत करने के लिए। और एक दिन का भूख तो आप शांत कर लेते हैं ठेले कुपचे पर जा कर के, लेकिन यहाँ 13 महीनों से अधिकारी का वेतन है और 10 महीना से कर्मचारी का वेतन नहीं मिला है। तो क्या उनका भूख शांत होने वाला है? वो भूख कभी शांत नहीं होने वाला है। सर, हम लोग को एक ही उद्देश्य है कि एचईसी को बचा करके अधिकारी और कर्मचारियों को वेतन भुगतान अविलंब हो सके, जितना जल्दी हो सके एचईसी को बचाते हुए अधिकारी और कर्मचारी को वेतन जाए। ये कब तक वो अपना संदेश भेजते रहेगा? अपना मैनेजमेंट से बार बार, हमारे मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट किए हुए कि भाई अधिकारी कर्मचारी बहुत भूखे हैं, इनको पेट भरने का काम कर दीजिए। दूसरा एक चीज़ और बता देता हूँ आपके माध्यम से, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ये जो मंशा है कि नहीं एचईसी को बेच करके हम स्मार्ट सिटी बना लेंगे, तो स्मार्ट सिटी में नहीं बनने दूंगा। सत्ता के लालच में बैठे हुए केंद्र सरकार अपनी जन्मदिन पर माँ को आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग जाते हैं दूसरे जगह कुर्सी पर बैठ करके, अपने ग्रामीण क्षेत्रीय में या अपने इलाका में जाते हैं। लेकिन आप बताइए, एचईसी जैसा मातृ उद्योग को बचाने के लिए जो आज इस पर आश्रित 3500 परिवार और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से 35,000 लोग, और इससे भी ज़्यादा जाएंगे तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इसमें व्यक्तिगत रूप से 3 से 4 लाख व्यक्ति एचईसी पर आश्रित है। इसलिए मैं केंद्र सरकार से बार बार आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि इस माँ को मारने का नहीं उपाय कीजिए, इस माँ को बचाने का काम कीजिए। बात बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सीधे तौर पे कि आखिर एचईसी की हालत हुई कैसे? चूंकि एचईसी कभी फायदे में चल रही थी, अचानक ये घाटे में कैसे चलने लगी और ये हालत आगे किसे बेचना पड़ रहा है, क्यों? देखिए, एचईसी पहले घाटे में तो आने वाली कंपनी थी नहीं, इसकी मिस मैनेजमेंट के चलते यहाँ से पहला काम हुआ कि 3 साल से परमानेंट यहाँ सीएमडी नहीं मिला। तो जिस घर में गार्जियन नहीं रहेगा तो उस घर का गार्जियन बिना चल सकता है? ये पहले हमको बताइए। तो इस घर में पहले गार्जियन नहीं दिया, उसके बाद एक डायरेक्टर 4 साल से डायरेक्टर प्रोडक्शन जो आज तक नहीं मिला, उसके बाद ये डायरेक्टर पर्सनल दिसंबर में जा रहे हैं, फिर एक डायरेक्टर चल जाएंगे ये जनवरी में। तो आप हमको बताइए कि बिना गार्जियन को और बिना गार्जियनशिप के हम लोग एचईसी को चलाने के लिए सोच रहे हैं, इसको सिर्फ और सिर्फ बर्बाद हुआ है मिसमैनेजमेंट। और मिसमैनेजमेंट हुआ है क्यों? केंद्र सरकार की उदासीनता के कारण, भारी उद्योग मंत्रालय के उदासीनता के कारण। कब से ये हालात हैं? ये पिछले हम लोग को इस फाइनेंशियल में करीब आपको मैं बता देता हूँ, लास्ट फाइनेंशियल में हम लोगों ने काम भी किया है, हमारे अधिकारी और कर्मचारी लोगों ने काम किया है, 271 करोड़ का सेल्स भी था। इस फाइनेंशियल ईयर में 150 करोड़ का टोटल 421 करोड़ रुपया का सेल्स भी हुआ है। ऐसा नहीं कि सेल्स नहीं हुआ। तो हमारे आज ना, हम 4 साल से तो हम लोग काम कर ही रहे थे। इस पिछले साल में भी नहीं मैनेजमेंट रहते हुए भी, सीएमडी अस्थायी सीएमडी नहीं रहते हुए भी हम लोगों ने काम किया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने काम नहीं किया है। आज जो दुर्गति क्यों हो गया ऐसा, सिर्फ और सिर्फ भारी उद्योग मंत्रालय और केंद्र सरकार के उदासीनता के चलते इसको गार्जियन नहीं मिला, और यहाँ के मैनेजमेंट ने इसको अधिकारियों को मूर्ख बनाना, कर्मचारियों को मूर्ख बनाना का काम किया है, जिस कारण आज 13 महीना का अधिकारियों का बैकलॉग सैलरी हो गया है और कर्मचारियों का 10 महीना। कितने महीने का? 13 महीना का अधिकारी का और 10 महीना का कर्मचारी का। 14वां महीना अधिकारी का चालू हो गया, 11वां महीना कर्मचारी का चालू हो गया है। तो ये वेतन भी हम लोग लेकर रहेंगे और एचईसी को भी बचा कर रहेंगे। कैसे? हम यही रुकने वाले हैं। हम लोग यहाँ नहीं रुके, जन आंदोलन छेड़ेंगे, यहाँ नहीं छेड़ेंगे।
यहाँ से शुरू करेंगे अलग अलग तरीके से और दिल्ली तक हम लोग हिलाएंगे। यहाँ सवाल समझ कीजिए कि प्रधानमंत्री आपको देख रहे हैं, क्या मांग कीजिएगा? हमारा एक ही मांग है उनका कि पहले HEC बचाए। 13 महीना का वेतन तो हमको HEC बच जाएगा तो मिल जाएगा। प्रधानमंत्री से मैं हाथ जोड़ से निवेदन करता हूं, और ये एक माँ को आप आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, और जो एक माँ इतने लोगों को, परिवार को चला रहे हैं, उसको नहीं आप बचाने रहे। ये दुर्भाग्य है सर, ये यहाँ की जनता कभी माफ नहीं करेगी। मतलब इसे बिकने ना दे, यही कहना है आपका ना? क्या इसे प्राइवेट हाथों में नहीं जाने दें? नहीं जाने देंगे, जाने भी नहीं देंगे। और उनको यदि ये मनसा होगा कि इसको बेच करके स्मार्ट सिटी, तो स्मार्ट सिटी भी नहीं बनने देंगे। आपको ये भी बता देते हैं, ये आंदोलन यही नहीं रुकेगा। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि यदि उनको संसद भवन का घेरने की बात होगी तो मैं जाऊंगा घेरने के लिए। संसद भवन भी घेरा जाएगा? एकदम, आपके माध्यम से ये बोलना चाह रहा हूँ कि घेरूंगा। सुनिए प्रधानमंत्री जी, यहाँ के जो HEC के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, साफ तौर पे कहते हैं कि अगर HEC नहीं बचा तो ये संसद भवन भी घेर देंगे, और जो करना पड़े वो हम करेंगे। और अन्य लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी मंशा क्या है। एक बात बताइए, एक समय था जब HEC फ़ायदे में चलता था, अचानक क्या हो गया कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, या फिर अधिकारियों को पैसे देने के लिए, मतलब तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है? आखिर हुआ क्या? क्या लगता है कि क्या कुछ हुआ बीच में कि इस तरह के हालात आ गए हैं? देखिए, प्रोडक्शन होता रहा है, थोड़ा सा कोरोना का भी असर रहा। कोरोना की वजह से थोड़ी सी हमारे प्रोडक्शन में कमी आई है, लेकिन विगत वर्ष 271 करोड़ का हम लोगों ने सेल किया है, और अब तक इस चालू वित्त वर्ष में भी हम लोगों ने करीब 150 करोड़ का सेल कर दिया, हम लोगों ने उत्पादन कर दिया है। तो अगर देखा जाए तो 271 और 150 करीब 400 के आसपास हम लोगों ने कर दिया है। और 400 करोड़ का उत्पादन करने के बाद अगर हमारी सैलरी नहीं मिल पा रही है तो इसका कारण सिर्फ 2 है। पहला कारण ये है कि हम जो बैंक से लोन लिए हुए हैं कंपनी, और जो हमारी इंटरेस्ट आती है वो इंटरेस्ट पे काफ़ी पैसा जा रहा है। दूसरा, हमारे ऊपर बैठे हुए डायरेक्टर्स, चाहे वो डायरेक्टर फाइनेंस हो, चाहे डायरेक्टर मार्केटिंग हो, चाहे डायरेक्टर पर्सनल हो, इन तीनों के सम्मिलित रूप से एक COFD बनाया गया था, कमिटी ऑफ फंक्शनल डायरेक्टर्स, जिनका ये उद्देश्य था कि वो इस तरह की चीज़ें, व्यवस्था जो प्लांट लेवल पे यहाँ पे है उसको बरकरार रखें, सुचारू रूप से लोगों को सैलरी मिलता रहे, सुचारू रूप से प्लांट चलता रहे, हमेशा कार्यशील पूंजी को उपलब्ध कराया जाए और प्लांट सुचारू रूप से चलता रहे, इस तरह का बंदोबस्त किया गया था। मगर कहीं ना कहीं, चाहे तो इनकी तालमेल गड़बड़ हुई, चाहे तीनों आपस में समन्वय नहीं बिठा सके, चाहे किसी का कोई भी उद्देश्य रहा हो, या किसी ने अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की हो सही ढंग से, मैं तो यही कह सकता हूं कि आपने अपने कर्तव्य का पूर्ण सही तरीके से निर्वहन नहीं किया, इसलिए आज ये स्थिति पहुंची है। कहीं ना कहीं प्रबंधन इसमें जिम्मेदार रही है? कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह से प्रबंधन ही जिम्मेवार है। क्या कहेंगे अब केंद्र सरकार को आप? अगर आपको कुछ, अगर इस चैनल के माध्यम से अगर आपको प्रधानमंत्री देख रहे हो, या फिर गृह मंत्रालय या उद्योग मंत्रालय देख रहा हो, क्या कहेंगे, क्या मांग करते हैं? देखिए, हमारी मांग बस सिंपल है कि आप एक स्थायी CMD दें। किसी भी एक CMD, जो इतनी बड़ी प्रतिष्ठान भेल के, अभी फ़िलहाल भेल के CMD जो हैं वो भी हमारे CMD हैं, उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और किसी बड़े प्रतिष्ठान के CMD को अगर एक और अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाए तो ये उनके लिए भी चला पाना या समय दे पाना थोड़ा कठिन होता है, और मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को। तो सरकार को इसमें यह समझना चाहिए कि एक पूर्णकालिक CMD दे, चाहे वो तीनों में से ही चुन के किसी को बना दे, चाहे कहीं बाहर से लाए या किसी को भी प्रतिस्थापित करे यहाँ पे, लेकिन एक पूर्णकालिक CMD दे। जो हमारे डायरेक्टर्स के पोस्ट खाली हैं और जो जगह जगह कर्मचारियों के पोस्ट खाली हैं, उन सारे पोस्ट को भरा जाए ताकि सुचारू रूप से प्लांट चले। चूँकि प्लांट अभी इस स्थिति में पहुँच गई है जहाँ हमें इमीडिएटली पैसे की आवश्यकता है, तो केंद्र की तरफ से भी हमारा ये अनुरोध रहेगा कम से कम 200 से 250 करोड़ का इमीडिएटली एक पैकेज दे, ताकि उसमें 13-14 महीनों का सारे कर्मचारियों का तनख्वाह दिया जा सके, PF और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जितनी है उनको, उनकी भरपाई की जा सके, और साथ ही साथ प्लांट को चलाने के लिए कार्यशील पूंजी दिया जा सके। तो करीब 100-125 करोड़ आपकी सैलरी में लग जाएगी, 50-60 करोड़ के आसपास आपका ये आपका PF वगैरह में लग जाएगा, और करीब इतना ही 50 से 60 करोड़ के आसपास हमें कार्यशील पूंजी चाहिए। ये आप हमें दे दीजिए, हमारी प्लांट अच्छी तरह से चल जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ना, मैं वही बात दोहराऊंगा कि मैं हार नहीं मानूंगा, राड़ नहीं ठानूंगा। हम हार भी नहीं मानेंगे और किसी तरह से राड़ भी नहीं ठाकेंगे। ना हमने किसी कार्य को बाधित किया है, ना हमने किसी को कार्य करने से बाधित किया है। हमारा सिंपली उद्देश्य है
कि हमें वो चीज़ दे जो हम कर चुके हैं। नीति वाली कोई मनसा ये मत करें, वो इतने रोजगार को, रोटी जो चल रहा है उसका रोटी को किसी को पलायन और मजबूर मत करे कि कोई भी अभी तक मजदूर हो चाहे वर्कर हो चाहे अधिकारी, अभी तक मैंने आत्मदाह नहीं कर रहा है। ये बहुत बड़ा मैंने यहाँ के लिए उपलब्धि है। नहीं तो आने वाले समय में एक बात बताइए कि मोदी जी कर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं? मोदी जी कर्म में अच्छा कर रहे हैं, हम लोग को तो नहीं लग रहा है कि अच्छा कर रहे हैं। अगर हम लोग का इतना पेट जो है, ये आज मैंने 9 महीना 10 महीना से अधिकारी गण का 13 महीना से, तो अगर वो हम लोग का रोटी जहाँ से रहता है वहीं आदमी गुण गाता है। आदमी कहता है कि प्रभु सब देते हैं, लेकिन हम लोग का इंडिया का, हिंदुस्तान का सर्वे सर्वा मुखिया नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो ही देश को चला रहे हैं। तो वो अगर ये कहते हैं कि नेहरू जी का दिन है, नेहरू के नामो निशान को ख़त्म करेंगे, तो हमको उनसे यही आग्रह करके कहना है कि मोदी जी, आप कोई भी पार्टी के हो, नेहरू का हो या चाहे किसी का हो, आप इतना परिवार जुड़ा हुआ है, रोटी का संकट है, ये रोटी का सवाल। अगर पेट में आप रोटी देते हैं, आपको कर्म बढ़िया कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। आपको लाइफ टाइम हम लोग हैं कि एचईसी को बचाइएगा तो हम लोग लाइफ टाइम आपको गद्दी में बैठाने का काम करेंगे। हम कांग्रेसी हूँ, लेकिन आप अगर नज़र फेर देते हैं एचईसी के तरफ, तो मैं आज के बाद ऐलान करता हूं कि मैं अपने ही नहीं, खुद भी और किसी को जोड़ करके आपको नरेंद्र मोदी कमल छाप में वोट मारूंगा ही मारूंगा। देखिए मोदी जी एक अपने आप को कांग्रेसी भी बताते हैं और कहते हैं साफ तौर पर कि अगर आप एचईसी को बचा लिए तो 100% अगर कह सकते हैं कि ये भी और लोगों को जोड़ करके आपको वोट करेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पे। आप क्या करते हैं यहाँ पे? हम एचईसी में ठेका मजदूर के रूप में कार्यरत हूँ और आज हम लोगों का स्थिति बहुत। ठेका मजदूर मतलब नहीं समझे हम क्या? ठेका मजदूर मतलब ठेकेदारी के माध्यम से सप्लाई कर्मी भी बोला जाता है इसको। आज हम लोग एकदम दुर्दशा के कगार पर हैं। क्या हो गया? 10 महीना से हम लोग का पेमेंट नहीं मिला है, अधिकारी को 13 महीना से नहीं मिला है, कर्मचारी को 13 महीना से नहीं मिला है। तो आज हम लोग को घर रोटी चलाने के लिए दिक्कत हो रहा है। देखिए, चूंकि मैं एक विस्थापित हूँ और विस्थापित भी हैं आप? हाँ, विस्थापित हूँ। मेरा जमीन गया, आज स्मार्ट सिटी बन रहा है। स्मार्ट सिटी को देने के लिए केंद्र सरकार के पास करोड़ों करोड़ रुपया है, आईएम को देने के लिए पैसा है। आज हम लोग जिस स्थिति में हैं, सरकार से बस यही गुहार लगाते हैं कि आप कम से कम सोचें, गरीब मजदूर के प्रति सोचें और विस्थापित के बारे में भी निर्णय कुछ लें। चलिए, तो प्रधानमंत्री जी आप देखिए, हमारे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं वह एचईसी का है और एचईसी कर्मी जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। एक बात इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी आप बना रहे हैं, आपको स्मार्ट सिटी को देने के लिए पैसे हैं, तो कम से कम एचईसी को भी दे दीजिए। इससे लाखों लोगों की ज़िंदगी या रोज़गार बच जाएगा और कम से कम इनके परिवार भी चल जाएंगे।